गाइस कोविड पेंडेमिक के बाद इंडिया को ये रियलाइज़ हुआ कि हमारा हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा इनएडिक्वेट है। इनफैक्ट इंडिया में 1.3 बेड्स हैं पर 1000 पेशेंट्स, जबकि डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग कम से कम 3 बेड्स होने चाहिए। इसलिए लास्ट 3-4 ईयर्स से हॉस्पिटल सेक्टर में काफ़ी मैसिव इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं। आज हम एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करेंगे जो हॉस्पिटल स्पेस में काफ़ी फास्ट ग्रो कर रही है। कंपनी का नाम है यथार्थ हॉस्पिटल एंड अकॉर्डिंग टू द मैनेजमेंट कंपनी ओवर द नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स अपनी रेवेन्यू ग्रोथ को 30 to 35% तक दिखा सकती है। गाइस इंडिया की हेल्थ केयर इंडस्ट्री 10 to 12% की केगर से बढ़ रही है एंड गोइंग फॉरवर्ड ओवर द नेक्स्ट 10 ईयर्स इसी रेट पर ग्रो कर पाएगी। पर इसके रीजंस क्या हैं? पहला रीजन है एजिंग पॉपुलेशन, दूसरा है सीडेंट्री लाइफस्टाइल, तीसरा है हायर डिस्पोजेबल इनकम एंड फोर्थ इज इंश्योरेंस पेनिट्रेशन। अब गाइस आपको ये तो पता ही है कि इंडिया के अंदर एजिंग पॉपुलेशन है, जिसकी वजह से उनको काफ़ी सारी क्रॉनिक डिजीज़ होती रहती है। अब क्रॉनिक डिजीज़ की वजह से उनको कंसिस्टेंटली हॉस्पिटल विजिट करना पड़ता है, जिसकी वजह से हॉस्पिटल के रेवेन्यू बढ़ रहे हैं। दूसरा रीज़न है सीडेंट्री लाइफस्टाइल। गाइस आजकल आप देख ही रहे हो कि इंडिया के जो यूथ हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम लैपटॉप के सामने बैठे रहते हैं, जिसकी वजह से उनको काफ़ी सारी डिजीज़ हो जाती हैं। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूटर है। तीसरा रीज़न है हायर डिस्पोजेबल इनकम। गाइस जैसे जैसे लोगों की इनकम लेवल्स बढ़ रहे हैं उस हिसाब से उनकी स्पेंडिंग पावर इंक्रीज हो रही है, तो वो अपने ट्रीटमेंट पे ज़्यादा स्पेंड करने के लिए भी रेडी हैं। और चौथा रीज़न है इंश्योरेंस। जैसे जैसे इंश्योरेंस की पेनिट्रेशन बढ़ रही है तो लोगों ने क्या करना स्टार्ट किया है, दे हैव स्टार्टेड पेइंग हायर प्रीमियम्स, और हायर प्रीमियम्स की वजह से उनको बेटर कवरेज मिल पा रही है। अब जितनी उनकी कवरेज बढ़ेगी उतनी उनकी हेल्थ केयर पे स्पेंडिंग बढ़ेगी। अगर मैं आपको ये बोलूं कि FY15 के अंदर इंडिया के अंदर 28 करोड़ लोगों के पास इंश्योरेंस थी और FY25 के अंदर ये नंबर इंक्रीज हो गया था 57 करोड़ तक। देखा जाए तो लास्ट 10 ईयर्स के अंदर नंबर ऑफ पीपल हु वर टेकिंग इंश्योरेंस इन इंडिया हैज डबल्ड, लेकिन उसके बाद भी आज भी इंडिया के अंदर इंश्योरेंस पेनिट्रेशन अराउंड 40% ही है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है। और गोइंग फॉरवर्ड ये नंबर बहुत फास्ट बढ़ने वाला है ओवर द नेक्स्ट 1 डेकेड, और जितना ये नंबर बढ़ेगा उतना ही हेल्थ केयर सेक्टर ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। तो गाइज ये सारे रीजंस हो गए जिसकी वजह से हॉस्पिटल सेक्टर में काफ़ी मैसिव बूम चल रहा है। चलो गाइज अब यथार्थ के बिजनेस मॉडल को अंडरस्टैंड करते हैं। गाइज यथार्थ जो है ना वो एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल चेन है। इट स्टार्टेड फ्रॉम नोएडा और धीरे धीरे उन्होंने दिल्ली NCR के अंदर, हरियाणा के अंदर, झांसी के अंदर, आगरा के अंदर और यूपी के अंदर अपने हॉस्पिटल चेन्स खोली हैं। तो यथार्थ का मेजर फोकस दिल्ली NCR रीजन के अराउंड है, जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत फास्ट ग्रो कर रही है, साथ में इनकम लेवल्स भी बढ़ रहे हैं और साथ में वहाँ पे ग्रोइंग डिमांड है फॉर बेटर हॉस्पिटल्स। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यथार्थ के पास अराउंड 2500 बेड्स हैं एंड गोइंग फॉरवर्ड ओवर द नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स ये नंबर 5000 बेड्स तक इंक्रीज होने वाला है। इसका मतलब कंपनी अपने नंबर ऑफ बेड्स को 25% की केगर से ग्रो करने वाली है, विच इज फिनोमिनल। अब इस एक्सपेंशन को एग्जीक्यूट करने के लिए कंपनी ने 2 तरीके की स्ट्रेटेजी को यूज किया है। पहला है ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन एंड दी अदर वन ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन। ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन का मतलब ये होता है कि कंपनी क्या करेगी, वो ग्राउंड अप एक हॉस्पिटल को कंस्ट्रक्ट करेगी। मतलब पहले वो लैंड खरीदेंगे, फिर उसके बाद उसके ऊपर हॉस्पिटल को कंस्ट्रक्ट करेंगे, मेडिकल इक्विपमेंट्स को खरीदेंगे। तो अल्टीमेटली होता क्या है ना, इसके अंदर बहुत सारा टाइम लग जाता है, अराउंड 2 to 3 ईयर्स। अभी कंपनी ने रिसेंटली ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन करके 2 हॉस्पिटल्स बनाए हैं, एक झांसी के अंदर और एक आगरा के अंदर, और इनका एक और बड़ा हॉस्पिटल बन रहा है ग्रेटर फरीदाबाद में भी। और दूसरा तरीका होता है ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन। ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन के अंदर ये होता है कि आप क्या करोगे, एक बना बनाया हॉस्पिटल है, आपने क्या किया, उसको खरीद लिया डायरेक्टली, मतलब आपने उसको अक्वायर कर लिया। अब आप वहाँ पे क्या करोगे, या तो आप उसको डायरेक्टली यूज़ कर लोगे या फिर उसके अंदर आप थोड़ी अपग्रेड्स करोगे और उसको अपने लेवल पर लेकर आओगे, जिसके बाद आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो कहने का मतलब क्या होगा ना, क्योंकि यहाँ पे आपको लैंड खुद नहीं खरीदना पड़ेगा, हॉस्पिटल को ग्राउंड अप से कंस्ट्रक्शन नहीं करना पड़ेगा, मेडिकल इक्विपमेंट्स भी ऑलरेडी इसके अंदर लगे होंगे। तो होता क्या है ना, थोड़ा सा अपग्रेड ही करना पड़ता है, जिसके अंदर उतना टाइम नहीं लगता और हॉस्पिटल जो है ना वो बहुत जल्दी प्रॉफिटेबल बन जाता है। तो कंपनी क्या कर रही है ना, इट इज़ यूजिंग अ कैलिब्रेटेड मिक्स ऑफ ग्रीनफील्ड एंड ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन। अभी रिसेंटली कंपनी ने कुछ ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन भी करे हैं। एक किया उन्होंने मॉल टाउन दिल्ली के अंदर, दूसरा फरीदाबाद सेक्टर 20 के अंदर, और तीसरा अभी गुड़गांव के अंदर अभी वो पेंडिंग चल रहा है, उसके ऊपर भी वर्क कर रहे हैं। अब गाइस आगे बढ़ने से पहले हमें हॉस्पिटल सेक्टर की 2-3 टर्म्स को समझना पड़ेगा। पहली टर्म है ऑक्यूपेंसी रेट। अब ऑक्यूपेंसी रेट क्या होता है? ऑक्यूपेंसी रेट का मतलब होता है कि एट एनी पॉइंट इन टाइम आपके कितने % बेड्स हमेशा ऑक्यूपाइड रहते हैं। तो आप ये समझ लो कि लेट सपोज आपके पास 100 बेड्स हैं और आप 60 बेड्स जो है ना वो आपके हमेशा ऑक्यूपाइड होते हैं। इसका मतलब ऑन एन एवरेज आपकी जो ऑक्यूपेंसी रेट जो हो गई दैट इज 60%। अब जितने भी हॉस्पिटल्स होते हैं ना उनकी अराउंड 85% तक पीक ऑक्यूपेंसी जाती है। क्योंकि होता क्या है, अगर आपके पास 100 बेड्स का हॉस्पिटल है तो उसके अंदर 20 बेड्स जो होते हैं ना वो ICU के ही होते हैं। तो ICU में तो वही पेशेंट जाएगा जिसको एक्चुअली उसकी रिक्वायरमेंट भी है। तो होता क्या है ना, ICU बेड्स जो है ना वो कई बार वेकेंट रह जाते हैं क्योंकि वहाँ पे आप नॉर्मल पेशेंट्स को नहीं रख सकते। दूसरी टर्म है एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड, ARPOB। इसका मतलब ये होता है कि ऑन एन एवरेज
एक पेशेंट जो है ना वो एक दिन के अंदर कितना रेवेन्यू जनरेट करके देता है हॉस्पिटल को। अब जितना हॉस्पिटल का ARPOB बढ़ेगा उतना ही उसके रेवेन्यू रियलाइजेशन भी इंक्रीज होंगे। और तीसरी टर्म है एवरेज लेंथ ऑफ स्टे, ALS। अब ALS का मतलब ये होता है कि ऑन एन एवरेज अगर एक पेशेंट जो है ना वो हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होता है तो वो कितने दिन तक हॉस्पिटल में रुकता है। आप एक बात समझो, जितने भी मेजर हॉस्पिटल चेन्स हैं उनका एक ही फोकस होता है कि ARPOB को इंक्रीज करें और ALS को रिड्यूस करें। मतलब एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड को अगर आप इंक्रीज करोगे, इसका मतलब पर डे का रेवेन्यू जो है ना पर पेशेंट वो आपका इंक्रीज हो रहा है। और एवरेज लेंथ को कम किया जाए, मतलब पेशेंट को जितनी जल्दी हो सके उसको उसके घर भेज दिया जाए। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि इंडिया के अंदर बेड्स काफी लिमिटेड है, तो ये लोग बेड के टर्नओवर पे वर्क करते हैं। अब गाइस अगर मैं यथार्थ की बात करूं तो इनका ARPOB जो है ना वो 5 to 6% के रेट पर ग्रो कर रहा है। FY26 के अंदर इनका जो एवरेज रेट जो था ना वो अराउंड 33,000 रुपीज था पर डे, तो दैट इज व्हाट दे आर अर्निंग एंड इट इज ग्रोइंग एट 5 to 6%। दूसरी चीज अगर मैं बात करूं, इनका ALS जो है वो रिड्यूस कर रहा है। पहले वो 4.6 था, अब वो रिड्यूस होके हो गया 4.2। इसका मतलब वो अपने ALS को कम कर रहे हैं। अभी FY26 के अंदर कंपनी की जो ऑक्यूपेंसी रेट जो है ना वो अराउंड 71% आ रही है। अब आप बोलोगे जब पीक कैपेसिटी 85% पे है तो 71% तो काफी कम हो गया, डेफिनेटली कम हो गया। पर इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि ये लोग बहुत फास्ट एक्सपैंड कर रहे हैं। अब सिंपल सी बात सोचो कि अगर ये लोग नए नए हॉस्पिटल्स खोलेंगे तो इनको थोड़ा टाइम तो लगेगा ही अपनी ऑक्यूपेंसी को इंक्रीज करने में, एंड दैट इज द रियल रीजन कि कंपनी का ऑक्यूपेंसी रेट आज थोड़ा कम चल रहा है, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड मैनेजमेंट इसको और इंप्रूव करेगी। अब गाइस इस बारे में बात करते हैं कि किन फैक्टर्स की वजह से इनके मार्जिन्स इंपैक्ट होते हैं। गाइस पहला है टाइप ऑफ पेयर। देखो सिंपल सी बात समझो, 3 टाइप के कस्टमर्स यूजुअली इस हॉस्पिटल में आते हैं। पहला है इंडिविजुअल पेशेंट्स। ये वो पेशेंट होते हैं जो कैश के अंदर पे करते हैं। अब होता क्या है, हॉस्पिटल जो है ना इनसे मैक्सिमम चार्ज करता है, मतलब इनको कोई भी डिस्काउंट नहीं मिलता। अब क्योंकि इनको कोई डिस्काउंट नहीं मिलता इसलिए हॉस्पिटल्स इनसे मैक्सिमम चार्ज कर पाते हैं और इनके मार्जिन भी बहुत बेटर होते हैं। दूसरी कैटेगरी है इंश्योरेंस। अब गाइस होता क्या है ना, जितने भी लोग इंश्योरेंस के थ्रू पे करते हैं तो होता क्या है, जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज है ना वो पूरे बिल के ऊपर इनसे डिस्काउंट मांगती है। मतलब ऑन एन एवरेज हॉस्पिटल्स जो है ना इनको अराउंड 20% तक डिस्काउंट भी दे देते हैं। अब तीसरी कैटेगरी है गवर्नमेंट स्कीम्स। अब गाइस होता क्या है ना, जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स होती हैं उसके थ्रू जब भी एक पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर जाता है तो उसको पेमेंट नहीं करनी पड़ती। उसकी पेमेंट कौन करता है बाद में, गवर्नमेंट को करनी पड़ती है। और गवर्नमेंट जो है ना इन हॉस्पिटल से बहुत ही मैसिव डिस्काउंट लेती है। मतलब आप ये समझ लो कि गवर्नमेंट जो है वो अराउंड 40% तक बिल पे डिस्काउंट ले लेती है। तो इसका मतलब ये कि हॉस्पिटल्स अगर गवर्नमेंट स्कीम्स वाले पेशेंट्स को ज्यादा ट्रीट करेंगे तो इससे उनके मार्जिन कम हो जाते हैं। सबसे ज्यादा फायदा होता है इंडिविजुअल पेशेंट से जो कि कैश में पे कर रहा है। फिर होता है इंश्योरेंस से, क्योंकि उसके अंदर कम ही डिस्काउंट देना पड़ता है। एंड द लास्ट वन इज गवर्नमेंट, जिसके अंदर मैक्सिमम डिस्काउंट देना पड़ता है अराउंड 40%। अब गाइस FY24 तक यथार्थ के 40% रेवेन्यूज जो थे ना वो गवर्नमेंट स्कीम्स के थ्रू आ रहे थे, जिसकी वजह से इनके मार्जिन काफी डिप्रेस थे। और अभी FY26 के अंदर ये नंबर रिड्यूस होकर हो गया 35%। और मैनेजमेंट ने ये भी बोला है कि ओवर द नेक्स्ट 2 to 3 years ये इस नंबर को 30% पर ले जाएंगे। अब सिंपल सी बात सोचो, जितना गवर्नमेंट स्कीम्स का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन कम होगा उतना ही कंपनी के मार्जिन इंप्रूव कर पाएंगे। इसके साथ यथार्थ हॉस्पिटल सुपर स्पेशलिटी सेगमेंट के अंदर भी ज्यादा फोकस कर रहा है, जैसे ऑन्कोलॉजी, कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी एक्सेट्रा। अब FY24 के अंदर ये सेगमेंट 4% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करते थे, लेकिन FY26 के अंदर ये नंबर इंक्रीज हो गया 10% पे। और मैनेजमेंट बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि ये नंबर आने वाले टाइम पे और भी इंप्रूव करेगा। अब सिंपल सी बात सोचो, इस सेगमेंट की अगर रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन बढ़ेगी तो गोइंग फॉरवर्ड हॉस्पिटल का मार्जिन भी इंप्रूव करेंगे। अब गाइस अकॉर्डिंग टू द मैनेजमेंट यथार्थ हॉस्पिटल जो है ना वो गोइंग फॉरवर्ड अपने रेवेन्यू को 30-35% के रेट पर ग्रो कर सकता है। और उसके लिए उन्होंने अपनी कैपेसिटी को भी काफी हद तक एक्सपैंड किया है। मतलब अराउंड 2500 बेड्स हैं आज की डेट में, और गोइंग फॉरवर्ड ओवर द नेक्स्ट 2 to 3 years मैनेजमेंट अराउंड 5000 बेड्स तक चला जाएगा। तो वन थिंग इज वेरी वेरी क्लियर कि जितनी वो रेवेन्यू ग्रोथ बोल रहे हैं उसके साथ साथ वो कैपेसिटी एक्सपेंशन भी कर रहे हैं। फिर हमने बात करी मार्जिन्स के ऊपर। अब गाइस मैंने आपको मार्जिन्स के भी पैरामीटर सारे समझा दिए कि किस तरीके से कंपनी अपने मार्जिन्स को एक्सपैंड करने की कोशिश कर रही है। एक तो उन्होंने गवर्नमेंट स्कीम्स के थ्रू रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन को कम कर दिया है, और दूसरी तरफ वो सुपर स्पेशलिटी सेगमेंट की तरफ भी बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से इस कंपनी के मार्जिन्स भी बढ़ सकते हैं। अब नाउ गाइस वन थिंग इज वेरी वेरी क्लियर कि कंपनी में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। मतलब कंपनी अच्छा ग्रो कर रही है, केपेक्स भी कर रही है, मार्जिन भी गोइंग फॉरवर्ड इंप्रूव कर सकते हैं, जिसकी वजह से कंपनी के फाइनेंशियल्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। बट गाइस वही बात आ जाती है ना दैट द कंपनी नीड्स टू बी ट्रैक। हमें हर क्वार्टर के अंदर कंपनी के रिजल्ट्स को एनालाइज करना पड़ेगा कि गोइंग फॉरवर्ड क्या मैनेजमेंट ने जो बोला था उसको वो एग्जीक्यूट कर पा रही है। क्योंकि अगर उसने एग्जीक्यूट कर दिया तो दिस कैन बिकम अ पोटेंशियल मल्टीबैगर, और अगर वो नहीं कर पाई तो ये स्टॉक काफी ज्यादा गिर भी सकता है। और किस तरीके से ट्रैक करना है गाइस, दैट इज समथिंग वी टीच इन आवर इक्विटी रिसर्च बूट कैंप, जहां पे हम आपको एक इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क देते हैं जिससे आप किसी भी कंपनी को एनालाइज कर पाओगे।
उसके बाद हम आपको 15 to 20 सेक्टर्स के बारे में डिटेल अंडरस्टैंडिंग देते हैं और साथ में हम आपको ये भी सिखाते हैं कि आपको इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन और कॉन्फ्रेंस कॉल को किस तरीके से पढ़ना चाहिए और किस तरीके से आपको ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि इस कंपनी में पैसा लगाना है कि नहीं लगाना है। तो गाइस, अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को चेकआउट कर सकते हो। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। If you like this video, then don't forget to like, share and subscribe to the channel. I'll see you in the next one.